गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस बिजनेस क्लास से संबंधित परफॉर्मेंस के कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि 2 मार्क्स के हिसाब से तैयार किए गए हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। स्टूडेंट मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बताया गया, जस्ट यही बताया गया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को डिफाइन करना है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, हमें सेक्शन याद हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। सेक्शन 38 में डिफाइन किया गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑल्सो नोन एज ए टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। कई बार इसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से पूछा जाता है। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस एक ही बात होती है। इट ऑकर्स व्हेन द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब प्रोमिसर अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ऑफर करता है और प्रोमिजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, प्रोमिजी उसे मना कर देता है कि ये मैं आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रोमिसरी चाह रहा है कि अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करना, ठीक है। और प्रोमिसरी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इफ द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मीट सर्टेन कंडीशंस। अगर जो भी उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफर की है, परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए जो भी कंडीशन है वो पूरी हो रही है, तो प्रोमिसरी, क्योंकि प्रोमिसरी ने मना कर दिया तो प्रोमिसर उसको पूरा करने से मुक्त हो जाएगा क्योंकि प्रोमिसरी ने मना कर दिया। सच एज बीइंग अनकंडीशनल, और इस पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर टाइम पे वो ऑफर होनी चाहिए, और समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है उसे हम टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहेंगे, एक ही बात है। प्रोमिसरी क्या करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ऑफर करता है, बट प्रोमिसरी ने डिफाइन मना कर दिया, और जो भी उसने ऑफर किया था प्रोमिसर ने, और उस पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगाई, प्रॉपर टाइम पे किया, प्रॉपर प्लेस पे किया, ठीक है, तो हम कहेंगे उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इंश्योर द प्रोमिसर इज नॉट हेल्ड लायबल। इसमें प्रोमिसर इन फ्यूचर में किसी प्रकार के लिए नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये बता सकते हो, कोई 2 पॉइंट बता दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सेक्शन बता दिया, उसका मीनिंग बता दिया, ये उसका अफेक्ट भी बता दिया, ठीक है। और साथ में एक आप डायग्राम बना सकते हैं, आपने मीनिंग बताया या डायग्राम बता सकते हैं, एक ही बात है। अनकंडीशनल ऑफर होगी, प्रॉपर टाइम हो गया, प्लेस हो गया, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेप्टेंस। ये आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए हमने, देखो आपके लिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर है, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया तब भी आप इतना कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आता है कि टाइम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम एज द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एज द सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एड्रेस, सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 55 में टाइम की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्टूडेंट, अब टाइम की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन ए पार्टी प्रोमिसेस टू डू समथिंग और बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, कहने का मीनिंग एक स्पेसिफिक टाइम पे उसे अपना काम पूरा करना होता है, या उसने फेल टू डू सो, उसने पूरा नहीं किया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। प्रोमिसी की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि उसने टाइम पे, प्रोमिसर ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ही मेन इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो, वो किसी की एग्जांपल नहीं, किसी ने अपने घर पे कोई ऑर्डर किया था और वो समय निकल गया, मैरिज का ओकेजन था, ठीक है ना, तो उसने पूरा नहीं किया, तो टाइम इंपॉर्टेंस है ना उस केस में। अब मैरिज का जो टाइम है वही स्पेसिफाइड टाइम हो जाएगा। अगर कई बार क्या होता है, इफ द टाइम वाज नॉट अटेंडेड टू द सेंस, द टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, तो प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, उस केस में वो प्रोमिसरी कोई लॉस के लिए कोई कंपनसेशन का अधिकारी हो जाएगा, डिले क्यों किया गया। लेकिन अगर टाइम असेंस है तो उस स्पेसिफिक टाइम में वो कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोमिसर को अपनी प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। द टेंशन टू मेक टाइम द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, यानी कि जो उसकी टाइम की इंपॉर्टेंस है वो क्लियर करनी चाहिए। जब आपको कॉन्टैक्ट करते हो, आप बता सकते हो कि मुझे इस स्पेसिफिक टाइम पे ये कंप्लीट आपको करना होगा, अगर नहीं किया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस को देखनी पड़ती है कि उसमें टाइम कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपने जर्नल आप देखते हो, कोई पैसा व्यक्ति उधार ले रहा है, कोई दे रहा है,
एक डेटर बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो इसकी जो सेक्शन में डिफाइन किया गया 59 और 61 में डिफाइन किया गया। तो जब उसकी पेमेंट करनी है, वापसी, डेटर अपना जब पैसा वापस करता है तो उसको इसमें 3 प्रकार के एप्रोप्रिएशन के अधिकार आ जाते हैं। एक तो एप्रोप्रिएशन किया डेटर ने, एक क्रेडिटर एप्रोप्रिएट कर रहा है, एक कानून कर रहा है। जैसे मैंने सेक्शन बताया 59 से लेकर 61 तक, डेटर को अधिकार है जब वो पैसा वापस करेगा, डेटर को अधिकार है जब वो पैसा वापस करेगा, वो क्रेडिटर को कह सकता है, जैसे एक डेटर है ए और बी क्रेडिटर है, ठीक है ना। ए ने 3 लोन ले रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब ए वापसी पेमेंट करेगा तो वो बता सकता है कि मैं नंबर 2 वाला पेमेंट वापस कर रहा हूँ, ठीक है ना, या नंबर 3 वाले मैं वापसी पेमेंट कर रहा हूँ, उसको अधिकार है। सेक्शन 59 में ये डील बताती है। और सेक्शन 60 क्या कहता है, जब डेटर ने कुछ नहीं बताया, डेटर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तब क्रेडिटर को अधिकार हो जाता है, इवन इफ द डेट इज टाइम बार्ड। मान लो डेट टाइम बार्ड पे हो गया तब भी क्रेडिटर को अधिकार हो जाता है वो कौन सा ऋण जो सेटल करने जा रहा है। डेटर ने जब पेमेंट की तो क्रेडिटर को अधिकार हो जाएगा, वो कहता है कि नहीं मैं तो ये पहले ये लोन सेटल करूंगा या ये करूंगा, उसका अधिकार हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है, वास्तविक एडजस्टमेंट है। थर्ड 61 में बताया गया कानून सेट करता है, कानून बताएगा, पार्टी ने, क्रेडिटर ने भी एप्रोप्रिएट नहीं किया, डेटर ने भी नहीं किया, तो कानून देखेगा कि कौन सा लोन पहले सेटल होएगा, ये उसका अधिकार हो जाता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मीनिंग आता है सेक्शन 59 to 61 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, इसके बारे में असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल देना उचित समझूंगा। फिर ये 2 पॉइंट जो आपको दे रखे हैं इनको आप पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर पहले ये पॉइंट बताऊँ आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या ए ने बी को पेमेंट देनी है, ए ओज बी 10,000 और बी ने सी को पैसा देना है 10,000 रुपया, ठीक है ना। ए ने बी को 10,000 रुपये देना है और बी ने सी को देना है। अडली मेली कहने का मीनिंग ए ने बी को और बी ने सी को, तो बी कैन असाइन हिज राइट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम ए टू सी। बी अपना अधिकार किसको कह देता है, सी को कहता है कि जो भी एक पेमेंट देगा वो सी को दे दे, मुझे पेमेंट ना दे। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ये कहें, ए ने बी को पेमेंट देनी है और बी ने सी को पेमेंट देनी है, तो बी अपना राइट सी को कह देता है कि आप ए से पेमेंट डायरेक्ट ले सकते हो। तो ये क्या होगा, एक असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट ट्रांसफर बी राइट टू और सी पेमेंट। अब बी को राइट है ए से पेमेंट लेने का, सी को राइट है बी से, लेकिन उसने ये राइट किसको दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है ना। तो दिस असाइनमेंट ट्रांसफर बी राइट टू सी पेमेंट बट डज नॉट चेंज एज ऑब्लिगेशन। ए का तो दायित्व तो बना रहेगा ना, एक ए ने तो पेमेंट देनी 10,000 रुपया, तो ये असाइनमेंट हो गया। तो सिंपल सी बात। अब हम सेक्शन पे जाते हैं। सेक्शन 40 में बताया गया प्रोमिसी टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, ठीक है ना। प्रोमिसी परफॉर्मेंस के लिए कह सकता है कि थर्ड पर्सन अगर वो पेमेंट परफॉर्म करने जा रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सेप्ट कर सकता है। और सेक्शन 37 में क्या बताया, पार्टी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसी। पार्टी जो बाउंड होती है, पार्टी जो भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉमिस बनता है उसे पूरा करने के लिए बाउंड होएगी। जैसे अब ए ने पेमेंट देनी थी, वो बाउंड है, वो बी पे पैसा ले ले या सी ले ले, क्योंकि बी ने ए ने तो पेमेंट देनी है ना बी को, और बी ने पेमेंट देनी थी सी को, तो सी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, मुझे डायरेक्ट ए से पैसा मिल रहा है, इट्स ओके, मुझे तो पेमेंट लेनी है। और ए का ऑब्लिगेशन क्या बन गया, उसने कहा कि मुझे पेमेंट बी को देनी थी, ठीक है, तो मैं आगे सी को डायरेक्ट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये असाइनमेंट हो गया एक तरह का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है, आप एग्जाम्पल देके ये बात समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़ा इजीली है। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, एक सिंपल सी बात, अदला बदली हो जाती है। इसमें प्रॉमिस को ही अदला बदली किया गया है। प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक प्रॉमिस दूसरे कंसिडरेशन के लिए, जो कंसिडरेशन होगा वो भी प्रॉमिस के रूप में है, ठीक है ना। ए का प्रॉमिस बी का प्रॉमिस आपस में रेसिप्रोकल हो गए, दे आर म्यूचुअल प्रोमिसेस विद ईच पार्टी प्रोमिसेस सर्व एज द कंसिडरेशन फॉर अदर प्रोमिसेस, ठीक है ना। तो इसे आप म्यूचुअल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के हो जाएंगे, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, कंडीशनल इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल कॉन्करेंट। तो इसमें आप ये 2 पॉइंट बता दें,
2F के अंदर आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको। पहला आया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे हम टेंडर परफॉर्मेंस बोलते हैं, सेक्शन 38 में डिफाइन किया गया, ठीक है। ये अनकंडीशनल होता है, प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करना होएगा, और ये इसकी क्या टाइप से वो देखी हमने। फिर हमने टाइम की इंपॉर्टेंस देखी सेक्शन 55 में। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 3 प्रकार की बात आ जाती है 59 से 61, एंड लास्ट वन हमने टॉपिक किया असाइनमेंट। तो स्टूडेंट, आप इन वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप स्टेटस लगा लें, ताकि हर जो स्टूडेंट है उसके पास ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स होता है, मैं सुबह एग्जाम है तो सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो मैं ये कहूँगा स्टेटस होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है ना। इसलिए सब बच्चों के पास ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थैंक यू।